नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, वो हमारे पृथ्वी पर बहुत ही पहले से उपलब्ध एक ऊर्जा स्रोत के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए सोलर एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा ही सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अर्थात जो सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी का मुख्य ईंधन है, वो सौर वाली से निकलने वाली ऊर्जा है। सूर्य प्रति वर्ग मीटर में लगभग 63.7 मेगावाट यानी कि 63.7 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी की कुल प्राथमिक ऊर्जा के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण का मान एक समान नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ पृथ्वी की सूर्य से दूरी बदलती रहती है, जिसके कारण वर्ष भर समान विकिरण प्राप्त नहीं हो पाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः हम पानी गर्म करने में, विद्युत बनाने में आदि कार्यों में करते हैं। अब हम जो सौर ऊर्जा है, उनके उपयोग के सिद्धांत या विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सौर ऊर्जा मुख्यतः 3 विधियों से प्राप्त की जाती है, या 3 विधियों से उसका प्रयोग किया जा सकता है। एक तो फोटोकेमिकल मेथड यानी कि रासायनिक विधि, दूसरा है थर्मल इफेक्ट अर्थात तापीय प्रभाव, और तीसरा है फोटोवोल्टिक प्रभाव यानी कि प्रकाश वोल्टीय प्रभाव। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं फोटोकेमिकल इफेक्ट। आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं फोटोकेमिकल इफेक्ट का एक बहुत ही सुंदर चित्र। तो देखिए, इस विधि में सूर्य का प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। समस्त वनस्पति जगत प्रकाश संश्लेषण विधि से क्लोरोफिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व पानी मिलाकर फ्रक्टोज व कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यह पदार्थ नाइट्रोजन व दूसरे पदार्थ से मिलकर भोजन व विभिन्न प्रकार की जैविक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका जो दूसरा प्रभाव होता है, वो तापीय प्रभाव होता है। उसे तापीय प्रभाव कहते हैं। सूर्य की गर्मी से उत्पन्न ऊर्जा को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इसके उपयोग से हम खाना पका सकते हैं, जैसे वह आवश्यकता अनुसार बिजली भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सेमी स्पेरिकल यानी कि एक अर्ध गोलाकार डिश द्वारा या सोलर कुकर द्वारा हम खाना पकाते हैं। अब आइए फोटोवोल्टिक में आते हुए इसको थोड़ा और अध्ययन करते हैं। देखिए, इस तकनीक द्वारा हम सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं। इस उत्पन्न बिजली को अन्य आवश्यकताओं में प्रयोग में भी लाया जा सकता है। इस तकनीक में सोलर सेल काम में आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं एक सोलर पैनल का चित्र। यह सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है। कृत्रिम उपग्रह व दूर दराज के स्थानों पर सौर ऊर्जा से विद्युत इसी विधि से बनाई जाती है। आइए, जब हम इन सभी सोलर तकनीक, प्रभाव आदि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आइए सोलर तापीय विद्युत प्रणाली में थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। देखिए, जो सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा का विद्युत व यांत्रिकी ऊर्जा में रूपांतरण मौलिक रूपों से परंपरागत तापीय विद्युत संयंत्र के समान ही है। अंतर केवल
इतना है कि तापमान का जो हमें सूर्य से मिल रहा है, बस, और कोई नहीं। देखिए, अब जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो सोलर पावर प्लांट के बारे में है। तो जो हम लोगों ने सूर्य से एनर्जी ली, वो उसे कहीं ना कहीं तो हमें कलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सोलर कलेक्टर के बारे में भी हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। देखिए, किसी भी प्रकार की जो हम लोग एनर्जी बनाते हैं तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। जैसे जो हमारा पेड़ होता है वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स व पानी आदि को फलों के रूप में कलेक्ट करता है। तो उसी क्रम में अब हम सौर ऊर्जा कलेक्टर अर्थात सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु सौर संग्राहक की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी युक्ति है जो सूर्य के विकिरण को संग्रहित करती है। सामान्यतः यह दो प्रकार के संग्राहक होते हैं, एक तो सपाट और दूसरा सौर केंद्रित संग्राहक। देखिए, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक बेस्ट एग्जाम्पल सपाट अर्थात अकेंद्रित संग्राहक का बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये जो आप अब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये केंद्रित सौर संग्राहक का एक एग्जाम्पल है। देखिए, जो सौर ऊर्जा संग्राहक एक अवशोषक से जुड़ा होता है जो कि सौर ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूप अर्थात विद्युत या ऊष्मा के रूप में रूपांतरित करता है। तो देखिए, जो सौर ऊर्जा है, आप सभी को मालूम है कि सौर ऊर्जा का सोलर कुकर के अलावा बिजली बनाने व पानी गर्म करने के रूप में होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो इसका संग्राहक अर्थात जो कलेक्टर लगा हुआ है वो ठीक इस जगह लगा हुआ है। यह ऊर्जा को संग्रहित करके पानी गर्म करता है या विद्युत बनाने के लिए विद्युत यूज़ किया जा सकता है। अब जो हम लोगों के संग्राहक होते हैं उन्हें भी हम दो पार्टों में विभक्त करते हैं। एक तो फ्लैट टाइप जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और दूसरा होता है सेंट्रलाइज सोलर कलेक्टर जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, सोलर कुकर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो सेंट्रलाइज टाइप जो कि अभी आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, एक होता है फ्लैट टाइप। फ्लैट टाइप अधिकतर जो हम लोग सोलर कुकर यूज़ करते हैं वो फ्लैट टाइप के होते हैं। ये जो हमारे कोसेंट्रिक या फिर सेंट्रलाइज्ड सोलर कुकर होते हैं वो बहुत ही कम जगह यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वैज्ञानिकों द्वारा उनके लैबों में। ये अत्यधिक हीट उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि इनमें जो इनके तल पर मिरर अर्थात आईने लगे होते हैं, इन सब का फोकस एक जगह केंद्रित होता है। जब इन सब का फोकस एक जगह केंद्रित होता है तो इन सब की जो एनर्जी है वो एक जगह सीधा अपना प्रभाव डालती हैं। इसीलिए इन्हें सेंट्रलाइज्ड सोलर कलेक्टर भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसी क्रम में फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। यह एक आयताकार पैनल होता है जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.7 से 2.9 वर्ग मीटर तक होता है। इसकी बनावट साधारण होती है। यह डायरेक्ट तथा स्टैंडर्ड विकिरण को संग्रहित करता है। सौर विकिरण पर पारदर्शक कवर द्वारा जो हमारा सौर विकिरण होता है वो पारदर्शक कवर द्वारा गुजरता है तथा अवशोषक सतह पर गिरता है। यह अवशोषक सतह साधारणतः कॉपर, एल्यूमीनियम, स्टील की बनी होती है। अवशोषक सतह साधारणतः कॉपर, एल्यूमीनियम व स्टील की बनी होती है जो एक ऊष्मीय प्रतिरोध खंड से अवशोषित जो एनर्जी होती है उसका कलेक्शन करती है। यह अवशोषक सतह और सौर विकिरण ऊर्जा को
ऊष्मा में बदल देती है, जिससे पाइप या ट्यूब से प्रवाहित होने वाली पानी गर्म हो जाता है। जो पानी की धारा होती है वह गर्म हो जाती है। वह प्लेट संग्राहक की मदद से भाप उत्पन्न करता है। वह आगे जाकर टरबाइन को, जो भाप उत्पन्न होती है वो टरबाइन को घुमाती है। वह जैसा कि आपने थर्मल पावर एनर्जी प्लांट में भी पढ़ा था कि टरबाइन द्वारा कैसे ऑल्टरनेटर से बिजली उत्पन्न की जाती है। आते हैं सेंट्रलाइज सोलर पैनल के। यह एक अर्धगोलाकार आकृति वाला होता है जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.7 वर्ग मीटर होता है। इसकी बनावट काफ़ी जटिल होती है। देखिए, इसकी बनावट में 1 वर्ग सेंटीमीटर इकाई के कांच के पैनल लगे होते हैं। जो ये सभी पैनलों का जो फोकस होता है वो एक ही पॉइंट पर, जो कि ठीक बीच में होता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये बर्तन लगा हुआ है, यहाँ पर इनका फोकस पॉइंट, सभी कांचों का फोकस पॉइंट जो हम लोग मिरर लगाए हुए हैं उनका यहाँ पर केंद्रित होता है। इसी वजह से इसे सेंट्रलाइज्ड सोलर कलेक्टर कहते हैं। ये जो पैनल होता है ये मैक्सिमम 90 डिग्री सेल्सियस तक या कह सकते हैं 90 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है। ये इसकी संग्राहिता जो क्षमता है वो 50 से 75% तक होती है। अब देखिए, आपने सब अब आगे बढ़ते हुए हम सभी सोलर नियतांक के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सोलर नियतांक होता है ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह से टकराने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा के नियत माना जाता है। क्योंकि सोलर नियतांक को बिल्कुल सही मान ज्ञात करना अत्यधिक कठिनाई भरा होता है, अतः व्यावहारिक उद्देश्य अर्थात प्रिंसिपल पर्पस से सोलर नियतांक इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी होने की स्थिति में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सतह यानी कि ब्लैक सरफेस पर प्रति सेकंड लंबवत रूप से आपतित होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा सोलर नियतांक कहलाती है। ये सोलर नियतांक हमें ऊष्मा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। इसका प्रयोग हम आने वाली किरणों की मात्रा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। जितनी ज़्यादा किरण आएगी उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। इसी क्रम में कल मैं आप सभी को बायोगैस प्लांट के बारे में एक और इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी क्लास दूंगा। धन्यवाद।